So we are going to discuss about the technique FRAP, which is fluorescence recovery after photobleaching. This is the technique which is used to study the lateral movement of membrane components, that is lipids and proteins. Okay, so as you can see here, this is the structure of the cell membrane. अब ये आपका सेल मेम्ब्रेन है और ये है आपका एक्सोप्लाज्मिक पार्ट यानी कि सेल का आउटर रीजन, एंड ये है आपका साइटोप्लाज्मिक पार्ट यानी कि सेल का इनर रीजन, और ये है उसकी मेम्ब्रेन. सो मेम्ब्रेन जो है वो कंपोज होती है लिपिड बायलेयर से, जो कि यहाँ पे हमने अरेंज किया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ बायलेयर, जहाँ पे आपके जो हाइड्रोफोबिक टेल है दे आर ओरिएंटेड टुवर्ड्स ईच अदर, और जो हाइड्रोफिलिक पोलर हेड है इट इज़ ओरिएंटेड अवे फ्रॉम ईच अदर लाइक दैट. और जो आपकी मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं जो कि मेम्ब्रेन के अंदर मेजरली दो टाइप की होती हैं, दीज आर द पेरिफेरल प्रोटीन विच आर प्रेजेंट ऑन ईदर साइड ऑफ द लिपिड बायलेयर, एंड these are the integral protein which are embedded within the lipid bilayer. So जो आपकी peripheral proteins होती हैं, peripheral में जो आपके exoplasmic side की तरफ है over here, these are the one which are referred as peripheral extrinsic protein. और वो प्रोटीन जो कि साइटोप्लाज्मिक साइड की तरफ होती है, मतलब सेल मेम्ब्रेन में इंटरनली साइटोप्लाज्मिक साइड की तरफ, these are referred as peripheral intrinsic protein. Okay, and जो आपके ये अंदर embedded है, इसमें से कुछ इंटीग्रल प्रोटीन ऐसी होती हैं जो कि थ्रू आउट द लिपिड बायलेयर स्पैन करती हैं. इनको हम कहते हैं टनल प्रोटीन और ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन. आपकी जो मोस्टली रिसेप्टर प्रोटीन होती हैं वो इस कैटेगरी में आती हैं. ठीक है, एग्जाम्पल योर receptors. Alright, so as we know कि जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है इट इज़ फ्लूइड इन नेचर. फ्लूइड मतलब ये स्टैटिक नहीं है, ओके, फिक्स नहीं है, ये मोबिलिटी यानी कि फ्लूइडिटी शो कर सकती है. इसमें जो आपके कंपोनेंट्स है वो डिफरेंट टाइप की मूवमेंट शो करते हैं. वन ऑफ द मूवमेंट इज द लेटरल मूवमेंट. सो लेटरल मूवमेंट का बेसिकली क्या मतलब होता है? फॉर एग्जाम्पल एज वी कंसिडर इन केस ऑफ लिपिड, ये जो दो लिपिड हैं ये इनका पोजीशन फिक्स नहीं होता, ये अपना यहाँ पे और यहाँ पे आपस में पोजीशन जो है वो इंटरचेंज कर सकते हैं. सिमिलरली ये मॉलिक्यूल इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है, ये मॉलिक्यूल यहाँ पे, और सिमिलरली ये मॉलिक्यूल यहाँ पे और यहाँ पे, राइट. within this leaflet they can interchange the position. Similarly, within this leaflet as well, they can interchange the position amongst themselves. So ये जो movement है, इस movement को आप कहते हो lateral movement, और ये lateral movement जो membrane lipids हैं वो show करते हैं. Other than that, जो आपके proteins हैं, peripheral extrinsic protein and intrinsic protein and integral protein, ये भी आपके movement show करते हैं the lateral movement. In fact, प्रोटीन्स के केस में द ओनली मूवमेंट पॉसिबल इज द लेटरल मूवमेंट. सो जो आपके एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है यहाँ से यहाँ और ये वाला इससे यहाँ अपना पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है. सिमिलरली जो आपके रिसेप्टर प्रोटीन्स हैं ये भी मूवमेंट शो करेंगे, बट क्योंकि ये विद इन द लिपिड लेयर एम्बेडेड हैं, इनकी जो मूवमेंट होगी वो कंपैरेटिवली रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी. ऑलराइट, सो यहाँ पे अगर आपका हम ऑर्डर देखें, जो आपका ऑर्डर रहता है फॉर द मूवमेंट, द लेटरल मूवमेंट फॉर मेम्ब्रेन लिपिड्स विल बी हायर देन मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, जिसमें पेरिफेरल प्रोटीन्स विल शो मोर मूवमेंट एज कंपेयर टू इंटीग्रल प्रोटीन्स. ओके, अब जो आपके पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं उसमें जस्ट चेक आउट, यू हैव गॉट टू टाइप्स ऑफ पेरिफेरल प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक. इन केस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, वो प्रोटीन जो कि आपकी साइटोप्लाज्मिक साइड पे प्रेजेंट होती है, मेम्ब्रेन के जस्ट बीनीथ यू हैव गॉट द नेटवर्क ऑफ cytoskeletal filaments, the one that I am showing you over here in red.
ये आपके पास होती हैं एक्टिन माइक्रोफिलामेंट्स। और जो आपकी ये पेरिफेरल इंट्रिंसिक प्रोटीन होती हैं, दीज आर द वन जो कि इनके साथ होती हैं एंकर्ड, राइट। सो क्योंकि ये प्रोटीन्स इन साइटोस्केलेटन प्रोटीन के साथ एंकर्ड होती है, इस रीज़न से इनकी जो ये लेटरल मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दैट जो आपका ये मूवमेंट है, क्योंकि वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, सो इन केस ऑफ पेरिफेरल प्रोटीन आपका जो पेरिफेरल एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है उसकी मूवमेंट इज कंपैरेटिवली मच मोर एज कंपेयर टू द पेरिफेरल इंट्रिंसिक प्रोटीन। So this over here is the order of the lateral movement shown by different membrane components, that is lipids and proteins। और इस lateral movement को स्टडी करने के लिए हम एक टेक्निक यूज करते हैं, the FRAP, which we are going to discuss just now। So this is the technique of FRAP। Now अब इसमें हमें ऑब्जर्व करना है लेटरल मूवमेंट ऑफ सर्टेन मेम्ब्रेन कंपोनेंट। तो लेट्स से कि मैंने यहाँ पे एक पर्टिकुलर मेम्ब्रेन प्रोटीन को लेबल कर दिया है विद अ पर्टिकुलर फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल, से RFP, रेड फ्लोरोसेंट प्रोटीन, ओके। सो आपके पास यहाँ पे जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होंगे, ठीक है, लेट्स से जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है उनको मैंने लेबल कर दिया है आपके रेड फ्लोरोसेंस के साथ, विच आई एम राइटिंग ओवर हेयर एज R, ऑलराइट, ठीक है। एंड लेट्स से ये जो सेल है जिसकी मेम्ब्रेन प्रोटीन RFP से लेबल्ड है, उसकी जो फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी है उसको मैं 100% एज्यूम कर लेती हूँ कि दिस इंटेंसिटी इज रेफर्ड एज द 100% फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी, ओके। सो नाउ व्हाट विल हैपन, अब आप क्या करते हो, इसमें एक पर्टिकुलर रीजन पे, let's say in this region you expose this particular region to light, all right। जब आप इसको लाइट से एक्सपोज करोगे, सो उस रीजन में जो भी आपके फ्लोरोक्रोम मॉलिक्यूल होंगे, इस केस में RFP, वो ब्लीच हो जाएंगे। ब्लीच मतलब वो अपनी फ्लोरोसेंस जो है उसको लूज कर देंगे, all right। So because of that now you will have these RFP इंटैक्ट, जिन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन जो ये वाला रीजन होगा जो कि एक्सपोज हुआ है आपके लाइट से, वहाँ पे आपका फ्लोरोसेंस जो है वो लॉस हो जाएगा, ठीक है। सो इस प्रोसेस को आप कहते हो फोटो ब्लीचिंग, ओके। बट और इसके अलावा जो आपका ये वाला रीजन जहाँ पे जो आपका फ्लोरोसेंस लॉस हुआ है, इस पर्टिकुलर फिनोमिना को आप रेफर करते हो एज फ्लिप, विच इज फ्लोरोसेंस लॉस इन फोटो ब्लीचिंग, ओके। एंड लेट्स अज्यूम कि अब जो आपका फ्लोरोसेंस है जो इस केस में 100% था, ब्लीचिंग के कारण वो अब आपका रिड्यूस हो गया टू लेट्स से 65%, ओके। जो बाकी का 35% है वो यहाँ पे इसके कारण आपका ब्लीच हो चुका है, फाइन। सो नाउ यू जस्ट हैव टू लीव दिस सेल अनडिस्टर्ब फॉर अ वाइल। कुछ सेकेंड्स के लिए आप इसको बिल्कुल ऐसा ही अनडिस्टर्ब छोड़ दो। व्हाट यू विल ऑब्जर्व आफ्टर अ वाइल दैट you will have the fluorescence molecule like this। So जो ये वाला रीजन आपका ब्लीच हुआ था, इस रीजन में अब आपको दोबारा से आपके RFP मॉलिक्यूल मिल गए हैं, मतलब दोबारा से आपको यहाँ पे फ्लोरोसेंस मिल गया है, ठीक है। सो अब बेसिकली ये पॉसिबल कैसे हुआ, क्या इन मॉलिक्यूल्स ने जो यहाँ पे ब्लीच हो गए थे इधर, क्या उन्होंने दोबारा से फ्लोरोसेंस अटेन कर ली? इसको चेक करने के लिए हम एक चीज़ देख सकते हैं, यहाँ पे आपकी टोटल फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी, जो कि इस केस में जब आप ऑब्जर्व करोगे इट विल बी अगेन 65%, यानी कि जो लॉस के बाद थी।
तो अगर यहाँ पे 65% है और इधर भी आपको 65% मिल रही है, दैट मीन्स कि जो ऑलरेडी आपके यहाँ पे मॉलिक्यूल ब्लीच हो चुके थे उन्होंने दोबारा फ्लोरोसेंस नहीं ली है, बल्कि वो मॉलिक्यूल जो कि इस रीजन में प्रेजेंट थे, जो कि अभी भी फ्लोरोसेंट थे, वो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स यहाँ पे मूव कर गई हैं, ठीक है, जिसके कारण अब आपको यहाँ पे भी RFP जो है वो ऑब्जर्व हो रहा है। सो इन मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के बीच में आपका जो पोजीशन है वो एक्सचेंज हुआ है, जो कि एक ही रीजन से पॉसिबल है, विच इज़ द लेटरल मूवमेंट, राइट। सो द फ्लोरोसेंस रिकवरी इन दिस रीजन is basically due to the lateral movement of your labeled component, that is membrane protein. So that's how you can predict how with FRAP you can predict the lateral movement कि किस तरह से molecule move करते हैं, laterally अपनी position exchange करते हैं, and they will show you the recovery after the process of photobleaching, which is referred as FRAP. So इस basis पे एक question solve करने का कोशिश करते हैं। So this is the question related to FRAP. Now FRAP is used to estimate diffusion of a molecule in membrane. We know that. हम यहाँ पे जो बात करें वो हम बात करें lateral diffusion का। FRAP recovery profile of 1 to 4 fluorescently labeled molecule is shown in the graph. तो ये है आपका FRAP का recovery graph, alright, and ये है आपके 1 to 4 molecule. फाइन। सो आपको रिलेट करना है कि ये जो यहाँ पे आपको डिफरेंट BADC ये मॉलिक्यूल के जो ग्राफ दिए हुए हैं, ये मॉलिक्यूल इनमें से इससे आपको मैच करने हैं कि किसका रिकवरी ग्राफ किसको डिपिक्ट करता है। ऑलराइट। सो गाइस, जब भी आप ग्राफ का क्वेश्चन सॉल्व करते हो, ग्राफ के क्वेश्चन हमेशा बहुत इजी होते हैं। आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक का कंसेप्ट पता हो। जैसे यहाँ पे हम फ्रैप की बात कर रहे हैं, फ्रैप हमें पता है दिस इज द वन विच प्रिडिक्ट द लेटरल डिफ्यूजन ऑफ द मॉलिक्यूल, राइट। उसके बाद आप ग्राफ को ऑब्जर्व करो। ग्राफ रीड करने का तरीका क्या है? सबसे पहले तो बी अवेयर अबाउट द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस। इस केस में जो आपका एक्स एक्सिस है वो आपको टाइम के बारे में बता रहे हैं कि कितना टाइम आपका पर्टिकुलर मॉलिक्यूल ले रहा है, एंड जो आपका वाई एक्सिस है वो आपको रिकवरी रेट के बारे में बता रहा है कि जब आपने फोटो ब्लीच कर दिया उसके बाद कितने ड्यूरेशन में वो अपनी फ्लोरोसेंस रिकवरी को कंप्लीट कर रहा है। ऑलराइट, और ये आपको डिफरेंट मॉलिक्यूल के ग्राफ दिए हुए हैं। सो वंस यू आर अवेयर अबाउट द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस, लेट्स रीड योर ग्राफ। यहाँ पे ये है आपका जीरो टाइम एंड जीरो फ्लोरोसेंस, राइट। तो देखो ये है अब आपका रिकवरी प्रोफाइल। अब इधर देखो जो आपका रिकवरी रेट है उसमें जो आपका बी मॉलिक्यूल है दैट इज द वन जिसने सबसे फास्टेस्ट अपनी रिकवरी अचीव की है। अगर मैं इसको 100% एज्यूम कर लेती हूँ तो ठीक है, दिस इज द फास्टेस्ट रिकवरी रेट। तो आपका जो बी मॉलिक्यूल है वो सबसे कम टाइम में आपको रिकवरी दे रहा है, राइट। सो बी का जो रिकवरी है वो आपका सबसे ज़्यादा है, फाइन। उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो आपके पास है वो है आपका ए मॉलिक्यूल जो कि इतने टाइम पे आपको ये बी मॉलिक्यूल के लिए, ये ए मॉलिक्यूल के लिए, ए मॉलिक्यूल आपको इतने टाइम पे रिकवरी दे रहा है। देन इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है डी मॉलिक्यूल जो कि आपको इतने टाइम पे रिकवरी दे रहा है, राइट, ठीक है। अब ये आपका मॉलिक्यूल देखो सी, जो सी है उसने इतना रिकवर किया, आगे जो इसकी रिकवरी अगर मैंने इसको 100% एज्यूम किया है तो इस केस में जो इसकी रिकवरी है वो सिर्फ आपकी 50% ही रही, राइट। सो सी का जो रिकवरी है वो कंप्लीट हुआ ही नहीं है, ओके। इसका जो रिकवरी है वो सबसे आपका कम टाइम, इसने सबसे ज़्यादा टाइम लिया और सबसे कम रिकवरी दिया, राइट। सो इस केस में बी का जो रिकवरी रेट है वो आपका सबसे ज़्यादा हुआ, उससे सबसे जल्दी हुआ। उसके बाद ए का उससे ज़्यादा टाइम लिया डी ने, और सबसे ज़्यादा टाइम लिया आपके सी ने, फाइन। सो दैट्स हाउ यू विल रीड योर ग्राफ, ऑलराइट। अब यहाँ पे हम बात करते हैं आपके इन मॉलिक्यूल्स की।
जिससे हमने इसको रिलेट करना है। सो इस केस में अब आपके पास यहाँ पे रिसेप्टर जीएफपी, रिसेप्टर हमें पता है कि ये आपका इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है। देन यू हैव गॉट रिसेप्टर जीएफपी जो कि आपके साइटोस्केलेटन के साथ लिंक्ड है, और ये पॉइंट हमें पता है कि अगर आपका कुछ भी प्रोटीन साइटोस्केलेटन के साथ लिंक्ड होगा तो उसकी जो मूवमेंट होगी वो और ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। और नेक्स्ट मॉलिक्यूल इज द लिपिड, मेम्ब्रेन लिपिड्स, जो कि आपको अच्छा रेट देते हैं लेटरल डिफ्यूजन का। एंड फोर्थ मॉलिक्यूल इज प्रोटीन जीएफपी विच इज प्रेजेंट ऑन दी मेम्ब्रेन सरफेस, यानी कि ये जो आपकी प्रोटीन है दीज आर पेरिफेरल एक्सट्रिंसिक, राइट। सो इसमें हमें अब आगे से बस इसको रिलेट करना है। जो आपको सबसे फास्टेस्ट रिकवरी रेट दे रहा है दैट विल बी योर लिपिड मॉलिक्यूल, राइट। सो योर B will be your third molecule which will be lipid, right? उसके बाद आपके जो बाकी प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स में से जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है जो कि मेम्ब्रेन सरफेस पे होगा उसका रिकवरी रेट सबसे ज़्यादा होगा, राइट। सो ए आपका जो होगा इट विल बी फोर्थ, ठीक है, विच विल बी योर पेरिफेरल एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। डन। देन बचे आपके फर्स्ट एंड सेकेंड विच बोथ आर द रिसेप्टर प्रोटीन, लेकिन इसमें से ये रिसेप्टर प्रोटीन है वो साइटोस्केलेटन से लिंक्ड है जो कि उसकी मूवमेंट को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर देता है। सो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न जो आपका ये होगा दिस विल बी फोर्थ एंड दिस विल बी सेकेंड, where this will be receptor and this will be your receptor linked with cytoskeleton, जिसने साइटोस्केलेटन से लिंक होने के कारण आपको अपना रिकवरी रेट कंप्लीट दिया ही नहीं, राइट। सो दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो अब आपको पता लग गया बी जो है वो आपके थर्ड मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है, ए फोर्थ को, डी सेकेंड को और सी फोर्थ को। So relate your answer, and with this you will get your answer would be this.